वेलकम टू साइंस जोन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश कुमार। अब हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूँकि एनसीईआरटी का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। दोस्तों यहाँ तक आपको हम बता दें कि यह जो टॉपिक है आपको क्लास 10th और 12th में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग यह अपने टॉपिक पे चले, जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है क्या बाबू, तो गैमेटोजेनेसिस। इसके पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन जो है ये देखना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन की क्रियाविधि। मानव जनन की क्रियाविधि चूँकि बाबू आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका था कि जो मनुष्य होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंप्लीट प्रोसेस को 3 घटनाओं में बांटा गया है। लैंगिक जनन की समस्त क्रियाओं को 3 घटनाओं में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है बाबू, तो सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें यह बता दिया गया कि निषेचन के पहले की घटना, निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना है। ये हो गया। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है यानी निषेचन के पहले की जो घटनाएं होती है, इसमें कौन कौन सी क्रिया शामिल होती है। तो ये बता दें हम आप लोग को कि जो निषेचन की पहले की घटना होती है इसमें 2 क्रियाएं शामिल होती है। 2 क्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो पहला होता है गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, और दूसरा होता है क्या, तो गैमेट ट्रांसफर, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ये हो गया। अब इसमें से हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो गैमेटोजेनेसिस होता है अर्थात जो युग्मक जनन की क्रिया होती है वह मेल और फीमेल में कैसे होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन। दोस्तों ये देखेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि युग्मक जनन क्या होता है अर्थात गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले बताया जाता है कि युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसके पहले हम लोग ये देख ले कि गैमेट क्या होता है। गैमेट क्या होता है, तो गैमेट के बारे में बताया जाता है बाबू कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें जर्म सेल में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो रचनाएं निर्मित होती है, समसूत्री नहीं सॉरी, ये हो गया जनन कोशिका।
जिसमें गुणसूत्र 2n के रूप में है, डिप्लॉयड फॉर्म में है। जब इसमें विभाजन की क्रिया हुई तो विभाजन की क्रिया कौन सा हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग कहेंगे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो जनन कोशिका ये हो गया जर्म सेल। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो द्विगुणित कोशिका निर्मित होती है, अर्थात हैप्लॉयड स्ट्रक्चर निर्मित होते हैं और गुणित रचनाएं निर्मित होती है, जिसको गैमेट कहते हैं, अर्थात युग्मक कहते हैं। अब ये बताया जाता है कि मनुष्य चूंकि एक लिंगी प्राणी है, इसलिए इसमें युग्मक जो होते हैं दो प्रकार के निर्मित होते हैं। मानव में गैमेट दो प्रकार का होता है, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है बाबू फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दो प्रकार के गैमेट निर्मित होते हैं किसमें, तो मानव में। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो युग्मक जनन है, युग्मक जनन किसे कहा गया, तो युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन क्या है, अर्थात गैमेट के बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा गया। चूँकि ये बताया गया कि गैमेट किसे कहते हैं, तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अगुणित कोशिका निर्मित होती है उसे युग्मक कहते हैं। और युग्मक जो है दो प्रकार का होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक, मादा युग्मक, चूँकि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक है, इसलिए दोनों के बनने की प्रोसेस जो है अलग अलग रचनाओं में होता है। बारी बारी से एक एक करके हम लोग ये देखेंगे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब आ जाइए देखें हम लोग कि ये जो मेल गैमेट होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो मनुष्य में इसे स्पर्म के नाम से जाना जाता है, यानी शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। और फीमेल गैमेट को मनुष्य में ओवम के नाम से जाना जाता है, अर्थात अंडाणु के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो मेल गैमेटोजेनेसिस यानी नर युग्मक के बनने का प्रोसेस। मेल गैमेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन, इसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम लोग नर युग्मक जनन। नर युग्मक जनन जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो एक और नाम से जाना जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक और नाम से जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणुओं के बनने का जो प्रोसेस होता है वह स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन या नर युग्मक जनन कहलाता है। तो अब हम लोग एक एक करके देख लीजिए कि कैसे यह स्टेप वाइज कैसे प्रोसेस जो होता है संपन्न होता है, कैसे मतलब प्रोसेस कंप्लीट होता है। चूँकि हम आप लोग को बता चुके थे कि जो नर रचनाएँ होती है, अर्थात नर का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, अर्थात टेस्टिज के बारे में बताए थे। तो टेस्टिज के बारे में बताया गया था आप लोगों को कि टेस्टिज जो है, टेस्टिज की आंतरिक रचनाएं 250 से 300 भागों में बटी होती है और प्रत्येक रचना के अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहते हैं। और ये भी बताए थे कि जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल को काटा जाता है तो उसमें दो प्रकार के सेल का लेयर पाया जाता है, कुछ छोटे आकार की कोशिकाएँ होती है, कुछ लंबे आकार की कोशिकाएँ होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सेल का लेयर हो गया। अब इसमें जो छोटे आकार की कोशिका है, छोटे आकार की कोशिका के परत को हम लोग क्या कहेंगे, तो जर्मिनल एपिथेलियम। जनन उपकला कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं जनन उपकला।
और जो लंबे आकार की कोशिका होती है ये होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली की कोशिका। अब क्या होता है बाबू, तो इस जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। कौन सा विभाजन हुआ, तो समसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो माइटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन कहा जाता है। समसूत्री विभाजन। अब क्या होता है, तो जब इस जर्मिनल एपिथेलियम में यानी जनन उपकला में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो कुछ कोशिकाएं यानी कुछ द्विगुणित कोशिका निर्मित होती है। कुछ द्विगुणित कोशिका निर्मित होती है। जिन द्विगुणित कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मैटोगोनिया। या इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्पर्म मदर सेल्स। स्पर्म मदर सेल या स्पर्मैटोगोनिया कहते हैं, जिसमें ग्रोथ की क्रिया होती है। ग्रोथ की क्रिया होती है अर्थात विकास की क्रिया होती है। और विकास की क्रिया जब होती है तो इनका साइज जो है इंक्रीज कर जाता है। साइज इंक्रीज कर जाता है यानी आकार जो है बढ़ जाता है। ये ग्रोथ की क्रिया हुई यहाँ पे। इस स्पर्मैटोगोनिया में ग्रोथ की क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप इनका साइज जो है बड़ा हो गया। तो इन बड़े आकार की कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट हो गया, जो कि द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। अब इस द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। प्रथम अर्धसूत्री, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या होता है, तो दो हैप्लॉइड सेल निर्मित हो जाते हैं। दो अगुणित कोशिका निर्मित होती है। क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात होता है कि पूछ जाता है कि रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, और रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, तो इसी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को ही क्या कहते हैं हम लोग, तो रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को ही रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। क्योंकि होता क्या है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो वहाँ पे जो नए सेल बनते हैं वे हेप्लॉइड हो जाते हैं। हेप्लॉइड हो जाते हैं मतलब उनमें गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, इसलिए मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दो रचनाएं निर्मित होती है, इन दोनों रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन दोनों रचनाओं को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीय स्पर्म कोशिकाएं निर्मित होती है। अब इनमें क्या होता है, तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। मियोसिस सेकेंड यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। यहाँ पे जो डिवीजन हुआ वो हो गया मियोसिस सेकेंड डिवीजन। मियोसिस सेकेंड डिवीजन यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हुई, और जब इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो चार नई कोशिकाएं निर्मित होती है, चार अगुणित कोशिकाएं निर्मित होती है। इन चारों नई कोशिकाओं को यानी ये चारों कोशिकाएं जो है हैप्लॉइड ही होती है, अगुणित ही होती है, और इन चारों कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटिड्स के नाम से जाना जाता है। अब स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, तो यहाँ पे कयांतरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, कयांतरण। कयांतरण आप लोग देखे होंगे कि कयांतरण क्या होता है,
तो इसके बारे में बताया जाता है कि वह क्रिया जिसमें या जिसके फलस्वरूप किसी जीव में नई रचनाएं विकसित हो जाती है और पुरानी रचनाएं गायब हो जाती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो कयांतरण कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जब यहाँ पे कयांतरण की क्रिया होती है अब कयांतरण के फलस्वरूप क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ नए परिवर्तन होते हैं, अर्थात होता क्या है, तो यहाँ से पूंछ विकसित हो जाता है इस सेल में, और पूंछ विकसित हो जाने के बाद क्या होता है, तो इसके शीर्ष पर एक्रोसोम इकट्ठा हो जाते हैं। शीर्ष पर ये एक्रोसोम, यहाँ पे एक्रोसोम आ जाता है, एंजाइम का बना हुआ, गल्गी बॉडी का बना हुआ एक्रोसोम आ जाता है, और इसमें पूंछ विकसित हो जाते हैं। जिन रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ, या इसी को क्या कहते हैं बाबू, तो इसी को हम लोग स्पर्म्स यानी शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपके सामने मेल गैमेटोजेनेसिस, जो कि एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th के सिलेबस के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को कहेंगे कि रिवाइंड कर लेंगे, यानी फिर से एक बार देख लेंगे कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है। तो बताया जाता है कि प्यूबर्टी एज में सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर, यानी कहेंगे कि युवा अवस्था के दौरान क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल में कुछ चेंजेज आते हैं हार्मोन के प्रभाव से, और जब हार्मोन के प्रभाव से परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में मेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया